वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रायद्वीपीय पठार द पेनिनसुलर प्लेट्यू। आज हम इसकी कुछ विशेषताएं और इसके कुछ भाग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो प्रायद्वीपीय पठार है इसकी आकृति कैसी है। इसकी आकृति जैसे यहाँ देखें तो इसकी आकृति लगभग त्रिभुजाकार है, लेकिन ये पूर्ण त्रिभुजाकार नहीं है। इसको बोलेंगे हम अनियमित त्रिभुजाकार आकृति है। इसकी आकृति अनियमित त्रिभुजाकार आकृति है। इसका आधार उत्तर में इसका आधार हम देखें तो इसका आधार उत्तर में इधर ये इसका आधार मान सकते हैं और ये इसका शीर्ष दक्षिण में। तो इस प्रकार ये अनियमित त्रिभुजाकार आकृति का है। इसकी उत्तरी सीमा एक अनियमित रेखा है। इसकी उत्तरी सीमा एक अनियमित रेखा है जो कि कहाँ से कहाँ तक है। ये इधर पश्चिम में कच्छ से अरावली के पश्चिम में होती हुई आगे फिर दिल्ली के निकट पहुँच जाती है। फिर इसके बाद यहाँ से ये गंगा यमुना के समानांतर यहाँ चलती है और यहाँ से जाकर आगे राजमहल की पहाड़ियों से होती हुई गंगा के डेल्टा तक चली जाती है। इसकी जो उत्तरी सीमा है वो यह पठारी भाग है। ये तीन ओर से पर्वतों से घिरा हुआ है। तीनों त्रिभुजाकार है, तीनों ओर से पर्वतों से घिरा हुआ है। सबसे पहले देखते हैं हम इसके उत्तर की ओर। उत्तर में इधर कौन कौन से पर्वत हैं। तो इधर में मुख्य पर्वत है। इधर ये राजस्थान में अरावली है। फिर इससे हम पूर्व की ओर चलें तो ये विंध्याचल पर्वत आएगा। फिर इधर इसके थोड़ा सा साउथ में सतपुड़ा पर्वत है। फिर यहाँ भारनेर, कैमूर, राजमहल, ये सब पर्वत इसकी उत्तरी सीमा बनाते हैं। इसके पूर्व में पूर्वी घाट पर्वत हैं और इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट पर्वत हैं। इस प्रकार ये प्लेटू तीन ओर से पर्वतों से घिरा हुआ है। इसकी उत्तर दक्षिण लंबाई इसकी 1600 किलोमीटर और पूर्व पश्चिम चौड़ाई इसकी 1400 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल हम देखें तो इसका 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी मैदान, ये प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, इन सब में इसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है, सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। इस विस्तृत पठार के अंतर्गत जो राजनीतिक रूप से हम देखें तो कौन कौन से स्टेट्स आते हैं। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग आएगा। इधर राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश, झारखंड, यहाँ पर छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब राज्य इसमें आते हैं। अगर इसका उत्तर पूर्वी विस्तार देखें इसी प्रायद्वीपीय पठार का तो ये उत्तर पूर्व में, जैसे इसका विस्तार ये यहाँ उत्तर पूर्व में मेघालय तक इसका विस्तार है। इसी प्रायद्वीपीय पठार की चट्टानें यहाँ तक चली गई हैं, लेकिन इनके बीच में एक गैप है, एक भ्रंश था। उस भ्रंश में गंगा नदी ने लाकर अवसाद निक्षेपित कर दिए, जिससे ये मैदान में परिवर्तित हो गया और इनके मध्य एक गैप आ गया, एक अंतराल आ गया। तो जो मेघालय का पठार है वो भी प्रायद्वीपीय पठार का ही उत्तरी पूर्वी विस्तार है। ये जो संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठार है ये गोंडवाना लैंड का एक भाग है। इसकी औसत ऊंचाई, ये गोंडवाना लैंड का भाग है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 600 से लेकर 900 मीटर तक। अब इसकी कुछ मुख्य नदियां देखते हैं। कुछ बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, कुछ अरब सागर में गिरने वाली। जैसे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली मुख्य नदियां कौन कौन सी हैं, महानदी है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियां सारी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसी प्रकार अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं ये नर्मदा, ताप्ती,
और इस प्रकार ये नदियाँ मुख्य नदियाँ ये दो ही हैं, और बाकी छोटी छोटी बहुत सी नदियाँ हैं जो कि पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। इसका सामान्य ढाल हम देखें, पूरे का सामान्य ढाल देखें तो इधर पश्चिम से पूर्व की ओर, इसका प्रमाण क्या है अपने पास, क्योंकि इस पठार की अधिकांश नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, अधिकांश नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जो ये प्रमाणित करता है कि इस प्रायद्वीपीय पठार का सामान्य ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। अब चूंकि इस मैदान ये बहुत पुराना भौतिक विभाग है, सबसे पुराना भारत के जो भौतिक विभाग हैं उनमें सबसे पुराना है, इस कारण इस पर बहने वाली नदियों ने इसको जगह जगह से काट रखा है, जगह जगह से इसको अपर्दित कर रखा है। लेकिन जो कुछ अवरोधी चट्टानें थी वो कुछ ऊंची रह गई हैं, तो इस प्रकार ये बहुत उबड़ खाबड़ सा बन गया है, उबड़ खाबड़ बन गया है। साथ ही इन नदियों ने इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, छोटे छोटे विभाग कर दिए हैं, जो छोटे छोटे अलग अलग पठारों के नाम से जाने जाते हैं। तो ये अलग अलग छोटे छोटे पठार हम देखेंगे कौन कौन से हैं, मुख्य रूप से 4 मान सकते हैं हम। इधर ये मालवा का पठार, ये यहाँ मालवा का पठार, फिर ये नीचे दक्कन का पठार, दक्कन ट्रेप, फिर ये यहाँ इसके इन दोनों के लगभग पूर्व में छोटा नागपुर का पठार, ये छोटा नागपुर का पठार, और फिर इसके भी उत्तर पूर्व में ये मेघालय का पठार, ये शिलोंग का पठार। इस प्रकार इस प्रायद्वीपीय पठार के 4 उप विभाग हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मालवा का पठार, ये मालवा का पठार, इसकी कुछ विशेषताएं देखें। ये है कहाँ से कहाँ तक है, यह है नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती जो नदियां हैं लगभग यहाँ पर उन नदियों और विंध्य के उत्तर में, और विंध्याचल पर्वत से उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसकी भी आकृति देखें तो लगभग त्रिभुजाकार आकृति का है। ये भी यहाँ चट्टानें, अधिकतर चट्टानें ग्रेनाइट से निर्मित हैं, अधिकतर चट्टानें ग्रेनाइट से निर्मित होने के कारण ये कठोर चट्टानें हैं। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 800 मीटर है। इसका सामान्य ढाल किधर होगा, इसकी सामान्य ढाल की दिशा उत्तर पूर्व दिशा में है। किस दिशा में, इसका सामान्य ढाल इधर है, उत्तर पूर्व दिशा में। इसका प्रमाण क्या है, क्योंकि यहाँ से निकलने वाली चंबल, केन, बेतवा, इस प्रकार की ये जो नदियाँ हैं ये सब इधर दक्षिण पश्चिम से बहती हुई उत्तर पूर्व में जाकर आगे यमुना में मिल जाती हैं। तो इसका ढाल उत्तर पूर्व की ओर है, दक्षिण पश्चिम से। फिर इन नदियों के प्रवाह के कारण ये पठार अनेक स्थानों पर कट गया है, अपर्दित हो गया है। इस कारण ये बहुत उबड़ खाबड़ बन गया है और बड़े बड़े बीहड़, बड़े बड़े खड्ड बन गए हैं, जिनको बीहड़ कहते हैं, रेवाइंस कहते हैं, वो बन गए हैं। जैसे चंबल घाटी के बीहड़ प्रसिद्ध हैं, हम जानते हैं कि चंबल घाटी के बीहड़ प्रसिद्ध हैं, जो कि कृषि के लिए अनुपयुक्त हैं। यहाँ पर कृषि के योग्य जमीन बहुत कम है। बुंदेलखंड, रुहेलखंड, छोटा नागपुर पठार, ये सब इसके पूर्वी विस्तार हैं। अब अगला है अपना दक्कन ट्रेप या दक्षिण का मुख्य पठार। ये दक्कन ट्रेप या दक्षिण का मुख्य पठार, ये भी लगभग त्रिभुजाकार आकृति का है, ताप्ती नदी के दक्षिण में है और अनेक पर्वत इसकी सीमा बनाते हैं। जैसे उत्तर पश्चिम में सतपुड़ा, विंध्याचल, ये उत्तर में महादेव पर्वत, फिर मकालू पर्वत, ये उत्तरी में ही बनाते हैं। फिर पूर्व में इसके पूर्वी घाट आएगा और पश्चिम में पश्चिमी घाट, ये इसकी सीमा बनाते हैं। ये पठार किससे बना है, जैसे मालवा का पठार ग्रेनाइट चट्टानों से बना था, वैसे ही ये दक्कन ट्रेप पठार है, ये मुख्यतः लावा से बना है और इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। दक्षिण में ये पठार अधिक ऊंचा है, जहाँ इसकी औसत ऊंचाई 1000 मीटर, परंतु उत्तर में इसकी ऊंचाई कुछ कम है, जो कि 500 मीटर ही है। इसका क्षेत्रफल लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका ढाल, जो कि संपूर्ण प्रायद्वीपीय ढाल का सामान्य ढाल है, वही इसका ढाल है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। इसको कह सकते हैं हम पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर। क्यों, क्योंकि इस
पठार की अधिकांश नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सब पश्चिम से बहती हुई पूर्व दिशा में जाती हैं और आगे बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं। इन नदियों ने अपनी घाटियों को काफ़ी गहरा कर दिया है और समूचे पठार को कई छोटे छोटे पठारों में बांट दिया है। जैसे ये यहाँ महाराष्ट्र का पठार, फिर ये इधर तेलंगाना का पठार, फिर ये कर्नाटक का पठार। इस प्रकार ये हुआ अपना दक्कन ट्रेप। अब प्रायद्वीपीय पठार का अगला छोटा भाग है छोटा नागपुर का पठार। ये छोटा नागपुर का पठार यहाँ पर ये कहाँ स्थित है? ये इधर झारखंड में और कुछ इसका थोड़ा सा भाग पश्चिम बंगाल तक चला गया है। तो ये मुख्यतः झारखंड में स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में इधर सोन नदी बहती है जो कि जाके आगे गंगा में मिल जाती है। ठीक है। फिर राजमहल की पहाड़ियाँ इसकी उत्तरी सीमा पर राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। ये दामोदर नदी है, इसके लगभग बीच में से यहाँ से दामोदर नदी बहती है जो कि एक भ्रंश घाटी में से गुजरती है और ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। तो इसका ढाल भी हम समझ सकते हैं कि पश्चिम से पूर्व की ओर इसका सामान्य ढाल है। यहाँ पर गोंडवाना युग के कोयले के भंडार हैं जो भारत का एक बहुत बड़ा भंडार है, बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ से कोयला निकाला जाता है। लगभग 3/4 कोयला भारत का यहीं से निकाला जाता है। यह भी कई छोटे छोटे पठारों में बटा हुआ है जैसे हजारीबाग का पठार और रांची का पठार, इस प्रकार। फिर दक्षिणी प्रायद्वीपीय जो पठार है इसका उत्तरी पूर्वी या पूर्वी विस्तार है मेघालय का पठार। ये मेघालय का पठार ये इसकी क्या विशेषताएं हैं? इसकी सबसे पहले तो देखते हैं कि जो प्रायद्वीपीय पठार है उसी की चट्टानें राजमहल पहाड़ियों से आगे, यहाँ राजमहल पहाड़ियाँ छोटा नागपुर का पठार, उससे आगे उत्तर पूर्व में मेघालय तक, शिलोंग तक भी पाई जाती हैं। इसलिए इसे इसी पठार का ही भाग माना जाता है और इसे मेघालय का पठार या शिलोंग का पठार भी कहते हैं। अब मेघालय पठार वो भारत के मुख्य पठार से, जो मुख्य पठार प्रायद्वीपीय पठार था, उससे जो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है उसके द्वारा यहाँ से उसके द्वारा पृथक हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ एक भ्रंश था और उस भ्रंश में इधर से गंगा तथा इधर से ब्रह्मपुत्र नदियों ने अवसाद ला लाकर उसको भर दिया है। तो इस प्रकार मुख्य पठार और मेघालय के पठार के बीच में एक मैदान का निर्माण हो गया है जो कि इन्हें पृथक करता है और उसको कहते हैं राजमहल गारो खट। राजमहल ये और गारो जो मेघालय का पठार है वहाँ की मुख्य पहाड़ियाँ हैं, उनमें से एक है गारो पहाड़ी। तो राजमहल गारो गैप, राजमहल गारो खड्ड भी से कहते हैं। इसका निर्माण हमने देखा कैसे हुआ कि भ्रंश पड़ने से हुआ था और भ्रंश में फिर नदियों ने लाकर अवसाद निक्षेपित कर दिए, उससे इनके मध्य एक मैदान का निर्माण हो गया। इस जो ये पठार है ये भी कई पहाड़ियों से निर्मित है, अलग अलग पहाड़ियों से। इसके सबसे पश्चिम में है गारो पहाड़ियाँ। फिर गारो के पूर्व में चलेंगे तो आगे होंगी खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ यहाँ बीच में। फिर खासी और जयंतिया पहाड़ियों से भी आगे पूर्व में चलेंगे तो मिकिर पहाड़ियाँ मिलेंगी। अब ये जो गारो पहाड़ियाँ हैं इनकी औसत ऊंचाई 900 मीटर है। यहाँ सबसे ऊंचा स्थान उसका नाम है नोकरेक, एक अब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है प्रसिद्ध नोकरेक। खासी जयंतिया पहाड़ियाँ इनकी औसत ऊंचाई 1500 मीटर है। खासी पहाड़ियों का जो मध्यवर्ती जो भाग है वो एक पठार की भांति है, मेज़ की भांति है, इसलिए उसको शिलोंग का पठार क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी मेज़ के ऊपर शिलोंग नगर स्थित है। मेघालय का यह भाग सबसे ऊंचा है। इस पठार का उत्तरी ढाल बहुत तीव्र है जहाँ की कौन सी नदी बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। इसका दक्षिणी ढाल थोड़ा मंद है और दक्षिणी ढाल में अन्य 2 नदियाँ हैं, उनकी घाटियाँ हैं, एक तो सूरमा नदी की घाटी और एक मेघना नदी की घाटियाँ स्थित हैं।
खासी पहाड़ियों के दक्षिण में चेरापूंजी है, जहाँ पर कभी विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती थी। इस प्रकार हमने दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार की कुछ विशेषताएं देखी। अब इस पठार में कौन कौन सी मुख्य पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियाँ और पर्वतमालाएं हैं, उनके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।